हम सब ने फिल्मों में राजस्थान के महल देखे हैं, भव्य कपड़े, राजसी ठाट बाट, ये सब देखा है। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय महलों के अंदर का रोमांस नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम उनके बाहर लड़े गए असली खूनी और रणनीतिक युद्धों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और इसी के लिए हमने रणवीर अल्लाबादिया के चैनल पर राजवीर सर के उस शानदार इंटरव्यू के जो नोट्स खंगाले हैं ना, उन पर गहराई से बात करने का वक्त आ गया है। सही कहा। जब हम इन ऐतिहासिक पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि असली राजपूताना इतिहास किसी भी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से 100 गुना ज्यादा दिलचस्प और रणनीतिक था। एकदम। और आज का हमारा मिशन भी यही है, उन जमीनी रणनीतियों, योद्धाओं के माइंडसेट, साहसी वीरांगनाओं और हथियारों की आध्यात्मिक ऊर्जा को डिकोड करना है। ये सब अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं से गायब रहता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। मैं ये सोच रही थी कि इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले भूगोल को समझना जरूरी है ना? बिल्कुल। ये सफर वाकई बहुत रोमांचित करने वाला है। अगर हम इतिहास की गहराई में उतरें तो सबसे पहले हमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ही समझना होगा। भारत के इतिहास को देखें तो पश्चिम की तरफ से जितने भी बड़े विदेशी आक्रमण हुए, उनके लिए राजस्थान हमेशा से रक्षा की पहली पंक्ति रहा है। मतलब एक तरह से फ्रंट लाइन था। हाँ, फ्रंट लाइन। इस कठोर रेगिस्तानी और पहाड़ी भूगोल ने वहां के लोगों को जन्म से ही एक जुझारू प्रवृत्ति दी। विदेशी हमलावरों को सबसे पहले इसी सूखी और तपती धरती पर चुनौती मिलती थी। और यही कारण है कि वहां की पूरी संस्कृति, लोकगीतों और जीवन शैली में युद्ध और मातृभूमि की रक्षा का एक गहरा भाव बस गया। बिल्कुल। कई पीढ़ियों तक ये भाव चलता रहा और भूगोल के इसी प्रभाव ने वहां के राजनीतिक ढांचे को भी एक अलग रूप दिया। हाँ, राजवीर सर के इंटरव्यू में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था। अक्सर हमारा ध्यान इस पर जाता ही नहीं है। ब्रिटिश काल के दौरान भी भारत की स्थिति एक जैसी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों का वहां कोई सीधा राज या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक अंतर था जिसका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। एकदम सही। क्योंकि वहां अंग्रेजों का सीधा दखल नहीं था, इसलिए वहां की मूल संस्कृति और परंपराएं काफी हद तक बची रही। इसका एक बहुत ही दिलचस्प प्रमाण हमें हमारे राष्ट्रगान में देखने को मिलता है। 1911 में जब राष्ट्रगान की रचना हुई थी, तब की बात कर रहे हैं आप? जी। उसमें मुख्य रूप से उन क्षेत्रों का वर्णन किया गया जो ब्रिटिश इंडिया के अधीन थे, जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। हाँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें राजपूताना या राजस्थान का सीधा जिक्र नहीं मिलता। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सच में दिमाग के तार झकझोर देता है। हाँ। और शायद यही वजह थी कि महात्मा गांधी जी के जितने भी बड़े स्वतंत्रता आंदोलन हुए, उनका केंद्र भी ब्रिटिश इंडिया ही रहा। बिल्कुल। उन्होंने जयपुर या जोधपुर जैसी रियासतों में कभी सीधे तौर पर कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि वहां का ढांचा ही बिल्कुल अलग था। खैर, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो सीधे युद्ध के मैदानों की तस्वीर उभरती है। अक्सर ऐसा लगता है कि पुराने युद्ध केवल भारी भरकम हथियारों और शारीरिक ताकत के दम पर लड़े जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम कूटनीति और युद्ध के मनोविज्ञान को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पृथ्वीराज चौहान का ही केस ले लीजिए। मात्र 11 साल की उम्र में वो एक विशाल साम्राज्य के राजा बने और 26 साल की उम्र तक उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। उनका सैन्य मनोविज्ञान और नेतृत्व क्षमता असाधारण थी। 1191 का तराइन का पहला युद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज हम मोहम्मद गौरी की विशाल सेना का सामना पृथ्वीराज चौहान के राजपूत योद्धाओं से हुआ था। बिल्कुल। रणनीति और आक्रामकता के मामले में राजपूत सेना ने गौरी को बुरी तरह कुचल दिया था। हार के बाद की स्थिति बहुत कुछ बयान करती है। इतिहास बताता है कि गौरी ने अपनी जान बचाने के लिए मुंह में घास का तिनका ले लिया था। पर एक बात जो मुझे खटकती है, आज के नजरिए से देखें तो युद्ध के मैदान में जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन सामने घुटने टेक दे तो उसे छोड़ देना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल लगती है। मतलब जिसने हमला किया उसे जिंदा वापस जाने देना। उस समय माइंडसेट क्या था? देखिए, अगर हम आज के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले चश्मे से देखेंगे तो ये निश्चित रूप से एक भयंकर भूल लगेगी। लेकिन हमें उस युग के युद्ध के नैतिक नियमों को समझना होगा, जिसे हम कोड ऑफ वॉरफेयर कहते हैं। हाँ, उस समय की राजपूताना संस्कृति में मुंह में घास लेने का एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ था। इसका मतलब था कि हारने वाला व्यक्ति खुद को एक गाय के समान असहाय बताकर जीवन दान मांग रहा है। और भारतीय मूल्य ये कड़ाई से सिखाते थे कि गाय, स्त्री, बच्चे या निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता। बिल्कुल।
पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो उन मूल्यों के सबसे बड़े रक्षक माने जाते थे। इसलिए उन्होंने अपने सांस्कृतिक आदर्शों का पालन करते हुए उसे छोड़ दिया। लेकिन विडंबना देखिए कि यही आदर्श ठीक अगले ही साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बन गए। सही कहा आपने। तराइन का दूसरा युद्ध हमें युद्ध के मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्रूर पहलू दिखाता है, धोखा और दुश्मन की मानसिकता को पढ़ने में विफलता। गौरी ने एक साल में ये समझ लिया था कि वो आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता और न ही वो उनके नैतिक नियमों को मानता था। इसलिए उसने भारतीय युद्ध नियमों को ताक पर रख दिया। उसने सुबह के घने अंधेरे में तब अचानक हमला कर दिया जब पृथ्वीराज चौहान की सेना सो रही थी। कई सैनिक निहत्थे थे और दैनिक कार्यों में व्यस्त थे। ये कोई धर्म युद्ध तो था ही नहीं। बैठ जाएं कि दुश्मन भी आपके नियमों से खेलेगा तो ये सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये बहुत ही गहरी बात है। दुश्मन की चाल को समझना ताकत से ज्यादा जरूरी है। और अगर हम चाल और कूटनीति की बात कर ही रहे हैं तो महाराणा प्रताप का जिक्र किए बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। बिल्कुल। यहाँ आकर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म को मात दे दे। 1582 का दिवेर का युद्ध। इसे अगर हम आज की भाषा में महाराणा प्रताप की सर्जिकल स्ट्राइक कहें तो गलत नहीं होगा। एकदम सही शब्द है। उन्होंने जो रणनीति अपनाई वो दिमागी खेल का चरम थी। उन्होंने मैदानी इलाकों से अपनी पूरी जनता, किसानों और सेना को निकालकर अरावली के घने पहाड़ों में छिपा दिया। यह रणनीति सप्लाई चेन को काटने का एक मास्टर क्लास है। जब मेवाड़ की जनता ही मैदान में नहीं रही तो खेती बंद हो गई और इससे मुगल सेना को स्थानीय स्तर पर अनाज और राशन मिलना पूरी तरह बंद हो गया। मुगलों की खाने पीने की सप्लाई लाइन कट गई। फिर मुगल सेनापति सुल्तान खान ने मेवाड़ की घेराबंदी करने के लिए 4 मुख्य चौकियों पर सेना तैनात की थी। हाँ, देसूरी, देबारी, देवल और देवेर। अब एक सामान्य सैन्य रणनीति क्या कहती है? यही कि जहां दुश्मन की संख्या सबसे कम हो वहां हमला करके बढ़त बनाई जाए। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने सीधे उस देवेर चौकी पर हमला किया जहां सुल्तान खान खुद बैठा था और जहां सबसे मजबूत सेना तैनात थी। यही तो वो साइकोलॉजिकल शॉक था। जब दुश्मन के सबसे मजबूत किले को ही ढहा दिया जाए तो बाकी सेना का मनोबल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और उस युद्ध के मैदान का जो वर्णन है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा उस भौतिक ताकत और काइनेटिक एनर्जी की कल्पना कीजिए। महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान के हाथी के माथे पर ऐसा प्रहार किया कि वो विशालकाय जानवर अपना संतुलन खो बैठा। और उसके बाद उनके बेटे अमर सिंह का वार। अमर सिंह ने सुल्तान खान पर जो भाला फेंका वो कोई आम वार नहीं था। वो भाला सुल्तान खान के भारे भरकम लोहे के कवच को चीरता हुआ पसलियों को तोड़कर शरीर के आर पार निकल गया। सोचिए, एक हाथी पर बैठे बख्तरबंद सेनापति को भेदने के लिए बाहों में कितनी भयानक ताकत चाहिए। इसके बाद मुगलों में जो खौफ पैदा हुआ उसने मेवाड़ के इतिहास की दिशा ही बदल दी। वो दृश्य मुगलों के लिए इतना खौफनाक था कि वे कई सालों तक मेवाड़ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और इस युद्ध नीति की गहराइयों में एक और पहलू सामने आता है, जानवरों का रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक उपयोग। बिल्कुल। जब हम प्राचीन युद्धों की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ तेज दौड़ते घोड़े आते हैं, लेकिन उस समय हाथियों, बैलों और ऊंटों को बाकायदा एक जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हाथियों का इस्तेमाल तो किले फतह करने की एक पूरी इंजीनियरिंग थी। हमने सुना है कि भारी दरवाजे तोड़ने के लिए हाथियों को आगे किया जाता था। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अहमदनगर जैसे किलों के विशाल दरवाजों पर लोहे की बड़ी बड़ी और नुकीली कीलें लगी होती थी ताकि कोई जानवर उनसे टकराने की हिम्मत न करे। उन दरवाजों को तोड़ने के लिए हाथियों को युद्ध से पहले शराब पिलाई जाती थी। एक नशे में धुत हाथी जब पूरी रफ्तार से दौड़कर टक्कर मारता था तो वो आधुनिक बुलडोजर से कम नहीं होता था। लेकिन ये रणनीति हमेशा काम नहीं आती थी। रिसर्च में एक बहुत ही भावुक घटना का जिक्र मिला था मुझे। राणा सांगा की सेना की घटना। हाँ, एक हाथी अहमदनगर के दरवाजे की खौफनाक कीलों को देखकर डर गया और पीछे हटने लगा। तब कान्हा सिंह चौहान नाम का एक वीर सैनिक उस लोहे के दरवाजे की नुकीली कीलों के आगे पीठ टिकाकर खड़ा हो गया ताकि हाथी उसकी छाती पर टक्कर मारे। उस सैनिक का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, प्राण चले गए, लेकिन उसकी हड्डियों के दबाव से वो लोहे का गेट टूट गया। क्या अद्भुत बलिदान था वो, अपनी देह को ही ढाल बना लेना। लेकिन हाथियों का अपना एक बहुत बड़ा नुकसान भी था। बिल्कुल। हाथी पर बैठकर लड़ने वाला राजा पूरे युद्ध के मैदान में दूर से ही चमकता था। हाथी राजा को ऊंचाई तो देता था,
लेकिन उसे दुश्मन के तीरों का सबसे आसान निशाना भी बना देता था। जैसे तराइन के दूसरे युद्ध में या बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में भारतीय राजाओं को हाथी पर सवार होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके उलट जानवरों के मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल का एक और नायाब तरीका था बैलों का इस्तेमाल। रात के अंधेरे में बैलों के सींगों पर जलती हुई मशालें बांधकर उन्हें दुश्मन के खेमे की तरफ छोड़ दिया जाता था। ये तो जैसे 15वीं सदी का अपना होलोग्राम या डीप फेक तकनीक हो गई। रात के अंधेरे में दुश्मन के सैनिकों को लगता होगा कि एक विशालकाय सेना उनकी तरफ कूच कर रही है। घबराहट में आधी सेना तो वैसे ही पीछे हट जाती होगी। ये पूरी तरह से दुश्मन के दिमाग से खेलने वाला साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। और रेगिस्तान के इलाके की बात करें तो वहां के इकोसिस्टम को ही हथियार बना लिया गया था। वहां ऊंटों का कोई जवाब नहीं था। रेगिस्तान के रेतीले धोरों में घोड़े जल्दी थक जाते हैं और उनके खुर रेत में धंसने लगते हैं, लेकिन ऊंटों के गद्देदार पैर और बिना पानी के हफ्तों तक चलने की क्षमता उन्हें रेगिस्तान की सबसे खतरनाक वॉर मशीन बनाती थी। इसका महत्व सिर्फ मध्यकाल तक सीमित नहीं रहा। आजादी से ठीक पहले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपनी विशेष कैमल कॉर्प्स बनाई थी। ये ऊंटों की सेना इतनी अचूक थी कि उन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ते हुए मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में अपना लोहा मनवाया था। ये दिखाता है कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संसाधनों का अनुकूलन कैसे किया जाता है। सच में इतिहास की परतें कितनी गहरी हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब युद्धों और रणनीतियों के बीच एक ऐसा अध्याय है जिसे अक्सर इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया गया। राजपूताना की अनसुनी वीरांगनाएं। युद्ध के मैदान केवल पुरुषों की जागीर नहीं थे। सही बात है। अक्सर हमारी टेक्स्ट बुक में महिलाओं के योगदान को सिर्फ जौहर या महलों के अंदर के बलिदानों तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन आज हम उन महिलाओं की बात करें जो सीधे रणभूमि में उतरी। महारानी नायका देवी की कहानी इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। महारानी नायका देवी गुजरात की चालुक्य महारानी थी। ये कहानी 1178 की है, यानी तराइन के युद्ध से पूरे 13 साल पहले की। मोहम्मद गौरी ने ये सोचकर गुजरात की तरफ से हमला किया कि वहां एक महिला का शासन है तो उसे हराना बहुत आसान होगा। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। नायका देवी ने घबराने के बजाय एक जबरदस्त कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने राजस्थान के नाडौल, जालौर और आबू के राजाओं को इकट्ठा करके एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। उन्होंने गौरी की विशाल सेना को सीधे मैदान में नहीं ललकारा, बल्कि उन्हें कायंद्रा के ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाके में फंसाया। वहां उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति यानी छिपकर अचानक हमला करने की रणनीति का इस्तेमाल किया। भौगोलिक स्थिति का ऐसा फायदा उठाया कि गौरी की सेना कट कर रह गई। उस युद्ध में मोहम्मद गौरी को नायका देवी ने इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि वो अगले 13-14 सालों तक भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। जिस गौरी के नाम से उत्तर भारत का इतिहास भरा पड़ा है, उसे एक महिला ने अपनी गुरिल्ला रणनीति से धूल चटा दी थी। लेकिन ये कहानी हमें स्कूलों में कितनी कम पढ़ाई जाती है। और सिर्फ नायिका देवी ही नहीं, मेवाड़ के राज सिंह द्वितीय के समय की कोसीथल की मां की कहानी भी जज्बे की मिसाल है। जब मराठों का हमला हुआ था तो मेवाड़ में नियम था कि जो कमांडर सेना लेकर नहीं आएगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। उस समय कोसीथल के कमांडर की उम्र सिर्फ 5 साल थी। वो बच्चा भला कैसे युद्ध लड़ता? ऐसे संकट में उस 5 साल के बच्चे की मां ने जो किया वो अकल्पनीय था। उसने अपने बेटे का सम्मान बचाने के लिए खुद पुरुषों के कपड़े पहने, हथियार उठाए और अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए मराठों के खिलाफ युद्ध में उतर गई। वो कोई प्रशिक्षित योद्धा नहीं थी, लेकिन एक मां का साहस सब पर भारी पड़ा। जब युद्ध समाप्त हुआ और वो गंभीर रूप से घायल अवस्था में राणा के सामने लाई गई तो उसकी असलियत देखकर राणा की आंखें भर आईं। और जब राणा ने पूछा कि उसे क्या इनाम चाहिए तो उसने कोई जमीन या सोना चांदी नहीं मांगा। उसने सिर्फ अपने बेटे की पगड़ी पर लगाने के लिए एक कलंगी मांगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि उसके सम्मान को बचाने के लिए उसकी मां ने खून बहाया था। क्या बात है। और इसी कड़ी में पन्ना धाय का वह सर्वोच्च त्याग भी आता है। मेवाड़ के भविष्य राजा उदय सिंह की जान बचाने के लिए पन्ना धाय ने अपने ही सगे बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया और अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को तलवार से कटते हुए देखा, सिर्फ इसलिए ताकि मातृभूमि का वारिस सुरक्षित रहे। इन वीरांगनाओं के बिना राजपूताना का इतिहास केवल एक खोखला ढांचा रह जाता। इन्होंने ही इस इतिहास में आत्मा फूंकी है। बिल्कुल। और जब हम इस आत्मा की बात करते हैं तो इस चर्चा को एक और गहरे स्तर पर ले जाना जरूरी हो जाता है। युद्ध का आध्यात्मिक और रहस्यमय स्वरूप। हाँ,
युद्ध के मैदान में सिर्फ मांस और लोहे का टकराव नहीं होता था। प्राचीन काल में तलवार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसे एक जीवित सत्ता माना जाता था। राजस्थान में आज भी तलवार को भवानी यानी साक्षात देवी का रूप माना जाता है। दशहरे पर शस्त्र पूजन के दौरान एक बहुत सख्त नियम है। अगर पूजा के दौरान तलवार को म्यान से थोड़ा सा भी बाहर निकाल लिया गया तो उस पर खून का तिलक लगाया जाना अनिवार्य है। आज के समय में भी लोग अपने अंगूठे में सुई चुभाकर रक्त निकालते हैं और उसे तलवार की धार पर लगाते हैं। ये प्रतीक है कि हथियार जीवंत है। और ये जीवंत ऊर्जा सामाजिक रीति रिवाजों में भी गुथी हुई थी। तलवार से विवाह की प्रथा इसका बड़ा उदाहरण है। अगर एक योद्धा की शादी तय हो चुकी है और अचानक मातृभूमि की रक्षा के लिए बुलावा आ जाए तो वो युद्ध के लिए निकल जाता था। ऐसे में उस लड़की की शादी उस योद्धा की तलवार के साथ पूरे विधि विधान से कर दी जाती थी। उस तलवार को उस योद्धा की जीवित उपस्थिति मान लिया जाता था। योद्धा और उसके अस्त्र के बीच कोई भौतिक भेद नहीं था। इसी आध्यात्मिकता का एक और उदाहरण हरियाणा और राजस्थान की योद्धेय जाति में मिलता है। और जो भगवान कार्तिकेय यानी युद्ध के देवता की उपासना करते थे, उनके लिए युद्ध लड़ना एक धार्मिक और आध्यात्मिक कृत्य था। और जो योद्धा मातृभूमि के लिए प्राण देते थे, उन्हें भूमिया का दर्जा दिया जाता था। भूमिया यानी उस जमीन का रक्षक देव। लोगों का विश्वास था कि उनकी आत्मा जमीन की रक्षा करती है। आमेर के राजा मानसिंह की घटना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। जब राजा मानसिंह मुगलों की तरफ से अफगानिस्तान के पहाड़ों में युद्ध लड़ रहे थे और जब सेना पस्त होने लगी तब मानसिंह ने अपने पूर्वज सांगा जी को याद किया, जो एक भूमिया देव बन चुके थे। सांगा जी का स्मरण करते ही सेना में ऊर्जा दौड़ गई और मानसिंह ने हारा हुआ युद्ध जीत लिया। वापस लौटकर उन्होंने जयपुर में सांगा जी का एक मंदिर भी बनवाया, जिसे आज हम सांगानेर के नाम से जानते हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा सैनिकों को एक ऐसा साइकोलॉजिकल बूस्ट देती थी जिससे छोटी सेना भी साम्राज्यों से टकराने का हौसला जुटा लेती थी। तो इस ऐतिहासिक ज्ञान का आज 21वीं सदी में हमारे लिए क्या अर्थ है, ये सवाल मन में आना लाजमी है। इतिहास केवल गुजरे हुए कल की कहानियां नहीं है। राजवीर सर ने विक्रमी कैलेंडर का उदाहरण दिया था, जो अंग्रेजों के कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। हाँ, आज भी हम अपनी होली दिवाली उसी पंचांग के अनुसार करते हैं जिसे राजा विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद शुरू किया था। हमारी जड़ें आज भी उसी ऐतिहासिक विजय से जुड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि जीवन की कोई भी चुनौती केवल बाहरी संसाधनों से नहीं जीती जा सकती। मजबूत मनोबल, विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता और अपनी मिट्टी से जुड़ाव बहुत जरूरी है। और ये बात आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में और भी प्रासंगिक हो जाती है। आज के युद्ध हमारे दिमागों में लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसी मानसिक युद्ध के विचार से मुझे एक बात याद आ रही है जिसने बहुत गहराई तक सोचने पर मजबूर कर दिया। प्राचीन काल में हमारे जो भव्य मंदिर थे वो सिर्फ पूजा पाठ के स्थान नहीं थे। वो दरअसल स्कूल, गुरुकुल और शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र हुआ करते थे। अर्थशास्त्र से लेकर खगोल विज्ञान तक की पढ़ाई वहीं होती थी। तो जरा सोचने वाली बात है, जब बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत में आके उन मंदिरों को तोड़ा होगा तो क्या उनका लक्ष्य सिर्फ ईंट पत्थरों को गिराना था, या फिर ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, एक पूरी सभ्यता के दिमाग को तोड़ने की रणनीति, उनकी शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने और मनोवैज्ञानिक युद्ध जीतने की चाल। अगली बार जब भी कोई प्राचीन ऐतिहासिक खंडहर देखें तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या वो केवल एक धार्मिक स्थान था जो टूट गया, या वो योद्धाओं और विचारकों के दिमाग को गढ़ने वाला एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय था जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। ये सोचने वाली बात है।